औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साम सुनून कर लेते हैं। पॉलिटिकल अवेकनिंग इन इंडिया, दिस इज़ विंडो टू वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास 8 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930-1932 पढ़ लेते हैं। टू सेटल द पॉलिटिकल इश्यूज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ब्रिटेन डिसाइड टू होल्ड अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन 1931। अब सेटल करनी थी इनको पॉलिटिकल इशू जो हिंदू और ब्रिटानिया वालों के दरमियान में सब कॉन्टिनेंट के अंदर हुआ था। मुसलमान भी खिलाफ ब्रिटानिया का, ख़ासकर हिंदू जो हैं, आपको पता है कि गांधी ने मुहिम चलाई हुई थी कि इनको बाहर निकालो, अंग्रेज़ों को बाहर निकालने के लिए बरे सगीर पाक व हिंद में से। तो उन्होंने इस पॉलिटिकल इशू को सेटल डाउन करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की लंदन के अंदर 1931 में, जिसको गोलमेज कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया। इट वाज हेल्ड टू डिस्कस द न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया। अब इसमें किस बारे में डिस्कस किया जाना था? जो भी नया आइन और नई तब्दीलियां आनी थी इंडिया के अंदर, जब गवर्नमेंट सौंपी जानी थी या तो कांग्रेस को, हिंदुओं को या मुसलमानों को, यह भी फैसला हो रहा था इस चीज़ का। Hindus, Muslims, Sikhs and Christians were called to attend the conference in London. अब किन किन को मदऊ किया गया इस कॉन्फ्रेंस को में शिरकत के लिए? उनमें हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे और ईसाई थे। The first round table conference succeeded in getting line consent of all the political parties on a dominion status for India, greater participants of Indian in the government and to safeguard the rights of minorities. अब बेसिक बातें जो इधर गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जो मुमकिन बन सकी या सब ने उसमें अपनी हामी भरी कि ठीक है, कॉन्सेंट दे दिया, ठीक है, हम मानते हैं कि एक तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को उनके वजूद को माना जाए, ठीक है, उनकी सुनी जाए, उनको डोमिनेंट स्टेटस दिया जाए इंडिया के अंदर। फिर दूसरी बात कि पार्टिसिपेशन जो इंडियंस की है ना, वो गवर्नमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ज़्यादा बड़े बड़े ओहदों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इन मेंबरान को बिठाया जाए जो कि हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों। इसके अलावा जितनी भी माइनॉरिटीज़ रह रही हैं बरसगीर पाक व हिंद में, उनके हकूक़ का ख़्याल रखा जाए, उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। During the second round table conference, the demand for separate electorate was resolved. However, in both the second and third round table conferences, the points on the agendas were not discussed, as Mr. Gandhi kept on insisting that the Congress was the sole representative of all Indians and would resolve their issues once it has the power. Due to the stubborn attitude of Gandhi, the conferences eventually ended as a failure. सबसे पहली बात जो आपने इसमें याद करनी कि कितनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस यानी गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद की गई तकरीबन, जिनमें से पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस तो बहुत ज़्यादा कामयाब रही। दूसरी में जो सेपरेट इलेक्शन करवाने के जो जुदागाना इंतखाबात हैं उसका मामला भी सॉल्व हो गया, लेकिन तीसरी और सेकंड और तीसरी में कुछ ऐसे मामलात थे जो कि गांधी का एक एजेंडा था, जिसकी वजह से खटियाई में पड़ गया मामला, और वो आहिस्ता आहिस्ता ये जो सिलसिला था ना गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस का लंदन में बार बार मुनाकिद होने का, वो रुक गया। और वो क्यों रुका? क्योंकि गांधी बज़िद थे वो इस बात पर कि जी जो कांग्रेस है वो ही एक ऐसी जमात है जो बरसगीर पाक व हिंद में तमाम माइनॉरिटीज़ और तमाम इंडियंस की मुश्तरका जमात है, ठीक है, और वही आवाज़ बुलंद करती है, वही रिप्रेजेंटेटिव है तमाम माइनॉरिटीज़, इंडियंस हों, सिख हों, ईसाई हों या मुसलमान हों। तो अलग इंतखाबात कराने का तो कि नहीं बनता, ये गांधी साहब का ख्याल था, क्योंकि कांग्रेस काफ़ी थी हिंदुस्तान के तमाम रहने वालों के हकूक़ की हिफाजत के लिए और उनको दुनिया के सामने लाने के लिए। तो इनका ये बेस और बीन सुन सुन के उनके भी कान पक गए थे अंग्रेज़ों के, और मुसलमान तो वैसे ही थक गए थे। तो इसलिए ये गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो है ना वो नाकामी का इनको शिकार होना पड़ा इन गांधी साहब के स्टबर्न एटीट्यूड की वजह से।